नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। सबसे पहले देहरादून से खबर, जहां 4 आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया। आईएएस हिमांशु खुराना को अपर सचिव जलागम की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं नमामि बंसल को देहरादून का नगर आयुक्त बनाया गया। जीएमवीएन के एमडी पद पर तैनात प्रशांत कुमार आर्य से जिम्मेदारी ले ली गई है। विशाल मिश्रा को जीएमवीएन का नया एमडी बनाया गया। वहीं पीसीएस जयवर्धन शर्मा को हरिद्वार का एडीएम बनाया गया है, जबकि पीसीएस योगेंद्र सिंह को पिथौरागढ़ का एडीएम बनाया गया है। डिप्टी कलेक्टर नैनीताल ऋचा सिंह को अब हल्द्वानी नगर निगम में नगर आयुक्त बनाया गया है। नगर निकाय चुनाव से पहले देहरादून और हल्द्वानी राज्य के सबसे बड़े निगमों में नगर आयुक्त का ट्रांसफर किया गया है। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में देर रात एक युवती को गोली मारे जाने से सनसनी मच गई। घटना सिडकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद की है, जहां 20 साल की लड़की को अतुल नाम के लड़के ने गोली मार दी और फरार हो गया। लहूलुहान स्थिति में युवती को सिडकुल के मेट्रो अस्पताल ले जाया गया। लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक घायल लड़की और आरोपी अतुल दोनों बिजनौर जिले के रहने वाले हैं और सिडकुल की फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। हालांकि आरोपी ने लड़की को गोली क्यों मारी, यह अभी तक साफ नहीं है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। अपने घर में काम कर रही थी। इसी बीच एक युवक जिससे वो पूर्व में ही परिचित थी और उसी के ही वो क्षेत्र का रहने वाला है। जो ये युवती है, ये बिजनौर क्षेत्र की रहने वाली है, यहाँ पर सिडकुल में काम करती है। और ये लड़का अतुल, ये भी उसी क्षेत्र का ही रहने वाला है, यहाँ पर ये भी काम करता है। और ये शाम के समय से और पूर्व में परिचित होने के कारण ये इसके पास आया और इसके द्वारा इसके सटा के गोली इसको मारी गई है। इसकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। विकासनगर में चोरों ने फ्लिपकार्ट के स्टोर पर हाथ साफ किया है। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। घटना में शामिल 2 नकाबपोश चोरों ने स्टोर से कुछ सामान और नकदी पर हाथ साफ किया। चोर पहले सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी कैमरे तोड़ते हैं, फिर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस इस वारदात से जुड़े आरोपियों की तलाश में है। उसमें से कुछ कैश भी, जो हमारे पास कैश जो कलेक्शन होते हैं डेली बेसिस पे, वो कैश मिसिंग था। एंड कुछ हमारे पास मोबाइल जो होते हैं, हाई वैल्यू शिपमेंट्स कुछ होते हैं, कुछ एप्लियंस होते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं दिख रही है। सीसीटीवी फुटेज में 2 व्यक्ति आना दर्शित हो रहे हैं, जिनकी पहचान की जा रही है और कुछ घटना संदिग्ध आ रही, क्योंकि उनके अमाउंट में भी कुछ वेरिएशन पाए जा रहे हैं, इंचार्ज के भी और जो लास्ट में कर्मचारी जिसने रखना बताया है धनराशि का। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में चर्चा के दौरान उत्तराखंड के यूसीसी कानून का जिक्र किया और कहा कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने देश में सबसे पहले यूसीसी लाने का काम किया है और जल्द ही देश के सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया जाएगा। सीएम धामी ने इस पर गृह मंत्री का आभार जताया। अम्बेडकर जी, लोहिया जी, केएम मुंशी, एचवी कामत, ये सब ने इसका विरोध किया है। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। आप नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। बैठिए, मैं बताता हूं। मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। हमारा काम करने का तरीका, मैं आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह को कह रहा हूं। वो कहते हैं कौन रोकता है, हम खुद रोकते हैं। कारण बताऊं मैं, सुनने का धैर्य चाहिए, क्योंकि हमारा तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आएगी। आज तक नहीं।
एक देश एक चुनाव का बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। तो ये चर्चा का मुद्दा उत्तराखंड में भी है, जहां 2027 से पहले निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं। बीजेपी सिस्टम को सही मानती है, तो कांग्रेस का सवाल है कि जहां 25 साल में हरिद्वार का एक पंचायत चुनाव साथ नहीं हो पाया, वहां इतना बड़ा बदलाव नामुमकिन है। एक देश एक चुनाव का ऐतिहासिक बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश हो गया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का इसे ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। तो उत्तराखंड में इसे लेकर सियासी बहस छिड़ी है, जहां ठीक 2 साल बाद 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले सियासी दलों के सामने पहले निकाय और पंचायत चुनाव होंगे। बीजेपी का कहना है कि एक के बाद एक चुनाव से जहां आचार संहिता के चलते काम रुकते हैं, वहीं 12 महीने पूरा सिस्टम काम के बजाय चुनाव में जुटा रहता है। इसीलिए एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला छोटे से उत्तराखंड राज्य के लिए कारगर होगा। कि इससे जहां खर्चा जो बहुत ज़्यादा इलेक्शनों में लगता है उसमें बचत होगी, जहां एक रूपता आएगी। इस प्रकार के निर्णय से जनता को भी और देश को भी, और मैं जहां तक समझता हूं राजनीतिक दलों को भी, क्योंकि हर 12 महीने में चुनाव होंगे तो वो भी इंगेज रहते हैं, अन्य कार्य करने में उन्हें भी सहूलियत होगी। बीजेपी जहां एक देश एक चुनाव को बेहतर बता रही है, वहीं विपक्ष ने अलग अलग चुनाव को लेकर बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस के मुताबिक जहां राज्य बनने के बाद हरिद्वार का पंचायत चुनाव आज भी अलग होता है, वहां पूरे देश में एक साथ चुनाव की बात बेमानी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो राज्य में छात्र संघ चुनाव हुए नहीं, निकाय चुनाव 1 साल से लटके हैं, पंचायत चुनाव का भी पता नहीं। वहाँ एक देश एक चुनाव ऐसा सिस्टम है जो लागू हो भी गया तो एक साथ चुनाव में 10 से 15 साल लगेंगे। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताया। देखिए, हरिद्वार का आपके सामने उदाहरण है। कोऑपरेटिव के चुनाव घोषित हुए, उसके बाद वो पीछे कर दिए गए, ये आपके सामने है। निकाय चुनाव की हालत आपको पता है। छात्र संघ के चुनाव जो सरकार नहीं करा पा रही, वो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रही है, तो हास्यास्पद तो है ही। वो सारी विभिन्नताएं को ये नष्ट कर देगा। तो हमारा ये संघीय संविधान जिस भावना को आगे बढ़ाता है, ये उसके भी विपरीत है, और मैं नहीं समझता कि ये किसी भी रूप से स्वीकार किया जाए। लोकसभा में बिल पेश करके मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव की तरफ कदम बढ़ा दिया है। बात साफ है कि सिस्टम लागू होने से जहां बार बार चुनाव से जनता को राहत मिलेगी, वहीं लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड को ही उदाहरण मान लिया जाए तो एक देश एक चुनाव का काम आसान नहीं दिखता। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। नगर निकाय चुनाव के लिए सीटों के रिजर्वेशन की स्थिति साफ होते ही कई जगह सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी की मेयर सीट इस बार ओबीसी के लिए रिजर्व की गई है, लेकिन यहां बीजेपी को अपनी पार्टी के ओबीसी नेताओं से ज्यादा प्रेम कांग्रेस के बुजुर्ग व्यापारी नेता पर उमड़ रहा है। बीजेपी के जिला पदाधिकारियों ने व्यापारी नवीन वर्मा की पार्टी में ज्वाइनिंग की सारी तैयारी कर ली, लेकिन इसी तैयारी के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं और ओबीसी मोर्चा के लोगों ने नाराजगी की बात सामने आ गई। पार्टी में बगावत के डर से मंगलवार शाम होने वाली ज्वाइनिंग को आनन फानन में टाल दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ता एक 74 साल के बुजुर्ग कांग्रेसी को बीजेपी का मेयर प्रत्याशी बनाए जाने की सुगबुगाहट से ही बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिया गया है कि मेयर का उम्मीदवार उन्हीं के बीच से होगा। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है। एक तरफ तो कांग्रेस तोड़ने की भी कोशिश है, लेकिन दूसरी तरफ जब मेयर की बात आई, इस पद की बात आई, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी के आगे झुकना पड़ा। मौजूदा स्थिति क्या? देखिए, ज़रूर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कह रही है और सक्रिय कार्यकर्ता इसमें लगातार बनाए जा रहे हैं। और एक क्राइटेरिया तय किया गया था कि जो सक्रिय कार्यकर्ता होंगे उन्हें ही जो है पार्टी जो है वो टिकट देगी, महत्वपूर्ण पदों पर बैठाएगी। लेकिन जैसे ही निकाय चुनाव आए तो कई सारे ऐसे निकाय हैं जहां पर अदल बदल की स्थिति, यानी पार्टी बदलने की स्थिति देखने को मिल रही है। और हल्द्वानी, जो कि कुमाऊं का पहला नगर निगम और प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा नगर निगम है जनसंख्या के लिहाज से,
और यहाँ पर बीजेपी के भीतर जबरदस्त सियासी संग्राम मचा हुआ है, क्योंकि बीजेपी के जो ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी हैं उनका यह आरोप है कि पार्टी उन्हें नजरअंदाज कर रही है और एक ऐसे बुजुर्ग प्रत्याशी को लाया जा रहा है जिनका कोई राजनीतिक प्रोफाइल अभी तक नहीं रहा है। वो व्यापारी नेता जरूर हैं, लेकिन उनका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं रहा है और पार्टी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हुए एक कांग्रेसी को पार्टी में लाने की कोशिश हो रही है, जिससे उनके अंदर निराशा है। तो पार्टी में कई तरह के गुट हैं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी पार्टी के जो जिला संगठन के कुछ पदाधिकारी हैं और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, वो ये चाहते थे कि इनकी जो है पार्टी में ज्वाइनिंग कराई जाए, लेकिन जो पार्टी के दूसरे लोग थे, कुछ सीनियर लोग थे, उन्होंने स्टेट लीडरशिप से इसकी शिकायत की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी इसकी शिकायत की गई कि इस तरीके से बाहर से ज्वाइनिंग कराई जा रही है, जबकि वो सक्षम नहीं है। तो जिसके बाद विरोध की स्थिति देखी गई। साथ ही नेता को बर्दाश्त नहीं करेंगे हल्द्वानी के बीजेपी नेता, ये साफ कर दिया है उन लोगों ने। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। निकाय चुनाव की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, कैंडिडेट भी तय नहीं हुए हैं, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी में जगह जगह बगावत के सुर दिखने लगे। इससे पार्टी असहज तो है ही, विपक्ष को भी बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। खटीमा, धारचूला और विकास नगर, इसमें विकास नगर में जनजातियों की आबादी सबसे कम है, तो पहले ज्यादा आबादी वाले आरक्षित होंगे। खटीमा और धारचूला को उसको अनारक्षित दर्शाया गया और विकास नगर को आरक्षित कर दिया गया। तो ये मुझे लगता है कि बड़ी चूक है। ये है बीजेपी के विकास नगर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान, जो विकास नगर पालिका के एसटी रिजर्व होने से खासे नाराज हैं। मुन्ना सिंह चौहान ने एसटी के लिए रिजर्व किए जाने का सार्वजनिक रूप से विरोध किया, तो बीजेपी के ही सीनियर नेता रामशरण नोटियाल ने इसे पार्टी विरोधी कदम करार दिया और कहा कि मुन्ना सिंह चौहान को मीडिया में जाने के बजाय पार्टी फोरम पर अपनी बात रखनी चाहिए। इससे तिलमिलाए चौहान ने ऐसी बात करने वालों को ना समझ तक कह दिया, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। नियम, कानून, कायदे, एक्ट, नियमावली, इसकी बात करना मेरी ड्यूटी है। मैं देख रहा था मीडिया में कहीं कि ये चल रहा था कि साहब मैंने कोई सरकार के खिलाफ स्टैंड ले लिया। अनजान ना समझ लोग, जिनको प्रक्रिया का मालूम नहीं होता, वो इस तरीके की बात करते हैं। अगर मेरी तरफ ये इशारा है तो मैं नासमझ व्यक्ति हूँ, लेकिन ये समझदार व्यक्ति से ये थोड़ा आप भी पूछिए कि विधायक का ऐसा कौन सा प्रोरोगेटिव है, विधायक को ऐसे कौन से अधिकार दिए गए हैं कि सरकार ने सूची जारी की, शासन स्तर से सूची जारी हुई आरक्षण की, और तुरंत मीडिया बुला के कहते हैं कि मैं कोर्ट जाऊंगा और मैं क्या कहते हैं जो है मैं आपत्ति करूंगा। आपको किसने रोका है आपत्ति करने के लिए? आप करिए, कराइए, जो करना सो करिए, लेकिन ये ऐसा अधिकार, ये जो धमकियां देना और सरकार को धमकियां देते हैं, अपनी पार्टी की सरकार को धमकियां देते हैं, हर समय पार्टी को और अपनी सरकार को ही खोखला करने में लगे रहते हैं। बीजेपी के अंतर्कलह यहीं सामने नहीं आई। लैंसडौन से विधायक दिलीप रावत ने तो कोटद्वार नगर निगम के लिए कैंडिडेट का ही ऐलान कर दिया। एक कार्यक्रम में बोलते हुए रावत ने इशारों में पार्टी को ये भी संकेत दे दिए कि टिकट नहीं मिलने की सूरत में पार्टी के ये नेता निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे। कि सुमन कोटाला जी को से मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना समर्थन देगी, उसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। ऐसा मैं आपकी भावनाओं को भारतीय जनता पार्टी में ले जाऊंगा और पार्टी में ये भी निवेदन करूंगा कि आप निश्चित रूप से जनता का भाव भी देखिए। लोगों ने अपने उद्गार प्रकट किए, मैं ऐसी सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन ये निश्चित है कि अगर माना ऐसा हुआ और वो जीत गए, तो मैं तुमसे यही निवेदन करूंगा कि जीतने के बाद अगर ऐसा हुआ, पहले तो नहीं होगा ऐसा, लेकिन अगर हो गया तो निश्चित रूप से जो है आप फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सेवा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सूत्रों की माने तो कई अन्य सीटों पर भी बीजेपी के अंदर घमासान चल रहा है। चुनाव से ठीक पहले हो रही इस बयानबाजी ने पार्टी नेतृत्व को असहज कर दिया है। फिलहाल दोनों विधायकों से पार्टी नेताओं ने फोन पर बातचीत की है। सूत्रों की माने तो मामला तूल न पकड़े, इसके लिए पार्टी जल्द ही कुछ ठोस कदम भी उठा सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार से अगली खबर, यहां बांटने के लिए लाए गए कंबलों की लूट हो गई। पश्चिमी यूपी के गुर्जर नेता अवतार सिंह भड़ाना ने हरिद्वार के लक्सर में अपना जन्मदिन मनाने की तैयारी की थी, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई।
क्योंकि कार्यक्रम में लोगों को जर्सी और कंबल बांटे जाने थे। कंबल और जर्सी लेने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए और कंबल बांटे जाने के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। लक्सर के एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में लोग मंच पर चढ़ गए और एक दूसरे से कंबल की छीना झपटी करने लगे। बताया जा रहा है कि इस भगदड़ में कुछ लोग जख्मी भी हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें कंबल का लालच देकर कार्यक्रम में बुलाया गया था, हालांकि उन्हें कुछ मिला नहीं, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। कुछ महिलाओं का कहना है कि वो यहां पर भूखे प्यासे ही चली आई थी और खाने में भी कुछ नहीं मिला। ठीक, और उसके बावजूद ना तो जर्सी दी ना कम्बल दिया और पब्लिक में लड़ाई करवा दी, मारना पड़ गया। अब पता क्या होगा, जब इन्हें कम्बल बांधे तो हुई क्यों बांधते एक बंदे को बुलाकर, या फिर ये मना करे थे भाई जाओ कुछ नहीं मिलने का। अब देखो यहाँ पे लोग मरने मारने को कर रहे सब। अब बताओ अब क्या होगा, या तो कम्बल दो या फिर इनका इंसाफ करके जाओ। यहाँ पर दिखा के हमें भूखा प्यासा यही मार दिया और दिया जुड़िया कुछ भी नहीं, हमें सवेरे से हम यहीं बैठे भूखे। अब जनता दिखा कर भाग लिया, रोटी भी ना खाई, पानी भी नहीं पिया। नैनीताल के वल्दिया खान के पास बड़ा हादसा होते होते टला है। बरेली से नैनीताल की तरफ आ रही बस ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से खाई में गिरने से बच गई। रोडवेज बस में 30 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि रोडवेज बस का स्टीयरिंग फेल हो गया था। हालांकि बाद में सभी यात्रियों को दूसरी बस से नैनीताल भेजा गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं। राजधानी देहरादून में बढ़ते हादसों को देखते हुए स्पीड ब्रेकर बनाए गए, लेकिन मानकों के खिलाफ होने की वजह से इन ब्रेकर्स की वजह से हादसे बढ़ गए। वहीं पीडब्ल्यूडी ने सड़कों पर बिना मानकों के बने ब्रेकर के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब बिना मानकों के ब्रेकर हटाए जाएंगे और उनके बदले मानकों को ध्यान में रखते हुए स्पीड ब्रेकर बनाए जाएंगे। आपको बता दें, बिना मानकों के स्पीड ब्रेकर से कई हादसे सामने आ चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया। राजधानी देहरादून के इसी चौक पर, यानी कि ओएनजीसी चौक है ये, इसी चौक पर बीते महीने एक बड़ा हादसा हुआ था। उस हादसे में 6 मासूम जो युवक थे उस गाड़ी में बैठे थे, उनकी दर्दनाक मौत हो चुकी थी। जिसके बाद प्रशासन जागा और देहरादून के अलग अलग जो चौक हैं वहां पे ये बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर बनाए गए, लेकिन इन स्पीड ब्रेकरों से भी हादसे देखने को मिले हैं। जिसके बाद प्रशासन एक बार फिर जागा और अब पीडब्ल्यूडी ने एक आदेश जारी किया और इन सभी स्पीड ब्रेकर्स जो बनाए गए हैं इनको मानकों के विपरीत माना गया है, क्योंकि इन स्पीड ब्रेकरों में जो हादसे हुए हैं, साथ ही जो कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर वाला इन स्पीड ब्रेकरों में तेजी से गाड़ी लेके आता है तो वो कहीं ना कहीं हादसा तो उसके साथ होगा ही, वहीं उसकी जो बैक ऑन है, बैक की जो रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी में भी दिक्कत आ सकती है। जिसके कारण देर रात एक आदेश जारी हुआ और ये स्पीड ब्रेकर अब सब उखड़ेंगे और इनके बदले एक मानकों के साथ नए स्पीड ब्रेकर यहाँ पे तैयार होंगे। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र वर्तमान, न्यूज 18 देहरादून। रुड़की के कई निजी स्कूलों में वैन, ई रिक्शा वाले नौनिहालों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और वैन संचालक अपनी गाड़ी में जरूरत से ज्यादा बच्चे बैठा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत ही गंभीर मसला है। एआरटीओ लगातार चेकिंग अभियान भी चला रहा है, लेकिन निजी स्कूल प्रबंधन और स्कूल वैन संचालक की मनमानी रुक नहीं रही। एआरटीओ का कहना है कि पेरेंट्स की भी इस बात को समझना चाहिए, पेरेंट्स को भी, कि वाहनों की सेफ्टी के साथ ही बच्चों को स्कूल भेजें ताकि आपके बच्चे सुरक्षित रहें। साथ ही नियम विरुद्ध गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये बात भी कही जा रही है। हम लोग लगातार अभियान चलाते हैं और स्कूल बसेस पे हम लोग, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है तो इस पर खास ध्यान देते हैं, क्योंकि बच्चों का सवाल है और इसमें कई जगह हमने देखा है कि प्राइवेट वाहनों में बच्चों को लेके जाया जाता है, तो उसको हमने काफ़ी सीज भी किया है और अभी इसको हम आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने वाले हैं। हरिद्वार के पथरी इलाके के एक दंपति ने अपनी 2.5 दिन की बच्ची के शव को रिसर्च के लिए दून मेडिकल कॉलेज को सौंपा है, जिसके बाद परिवार की तारीफ हो रही है। पथरी के पुरुषोत्तम नगर के रहने वाले राम मेहर सिंह की पत्नी नैन्सी ने 8 दिसंबर को एक बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन बच्ची की 11 दिसंबर को मौत हो गई थी। परिजन बच्ची के शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी में थे, तभी दधीची देहरादून देहदान समिति से जुड़े लोगों ने उनसे संपर्क किया और बच्ची को देहदान के लिए प्रेरित किया।
जिसके बाद दंपति ने बच्चे का देहदान करने का फैसला लिया है। देहदान की प्रक्रिया के दौरान समिति और डॉक्टर्स ने बच्ची का नाम सरस्वती रखा है। देहदान के बाद दंपति ने बताया कि उन्हें काफी संतोष है। निर्णय लेना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी हिम्मत दी मेरी वाइफ ने, मेरे घर वालों ने साहस किया इस चीज़ के बारे में। सब ने राय दी कि ठीक है भाई, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर कि लोग बाग दबा देते हैं, दबाने में कोई वो नहीं है। तो कुछ अगर हम लोगों को और दूसरे बच्चों को प्रेरणा मिलती है इस चीज़ से तो फिर